Hello students, welcome to the YouTube channel of Concept JEE in NEET। कल हमने फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट किया था, केमिकल काइनेटिक्स। और उस लेक्चर का एक बार आप समरी देख लेते हैं कि हमने क्या स्टडी करी थी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या चीज सीखी थी। उसकी समरी मैंने एक तरह से यहाँ पे समराइज करके लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, जनरली हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी हम तीन तरह से देख सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, उसकी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगी उसकी हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म के अंदर। और केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या होगी, कितने देर में केमिकल रिएक्शन होगी, अगर हमें इस चीज की स्टडी करनी होगी तो हम उसको देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। हमने उसके साथ में 3 क्वेश्चन भी राइज करे थे कि हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस अगर हम काइनेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं तो उसमें 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम इसकी स्टडी क्यों करें। सबसे पहली चीज आती है कि केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी। उसको हमने पढ़ा था कल कि उसकी किस किस तरह से स्पीड होती है। स्पीड वो स्लो रिएक्शन भी हो सकती है। अगर हमारे पास कोई स्लो रिएक्शन है और उसको हम स्टडी करना चाहते हैं और उसको स्टडी करने के लिए वो कोई भी रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा टाइम होती है, जैसे हम हाइड्रोजन और हाफ H2 वाला एग्जांपल लिया था और उससे H2O बना था। अगर हम इस रिएक्शन की स्टडी करें तो इसको होने में कई साल लग जाते हैं। तो क्या हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए। मतलब क्या है कि हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर कंडीशन लगा के स्टडी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि उसके अंदर कैटालिस्ट डाल के हम चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसके अंदर प्रेशर चेंज करके इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी किस तरह से करते हैं, कौन सी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, कौन सी रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जनरली मॉडरेट टाइप की केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं जिसमें कि हम उसको अच्छे से उसकी स्पीड, उसकी टाइम, उसकी कंडीशंस की स्टडी कर पाए। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज हम उसको क्यों स्टडी करते हैं, दूसरी चीज ये होता है अगर कोई भी रिएक्शन नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है तो उसमें हम कौन सा ऐसा कैटालिस्ट डालें या उसके ऊपर कौन सा प्रेशर डालें या फिर किस तरह की हम उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करें कि वो रिएक्शन एक मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आ जाए। फिर उसके बाद में हमने ये चीज सीखी थी कि केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड। डायरेक्शंस के बेस पे हमने देखा था कि अगर हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट करी और वो एक यूनि डायरेक्शन है, डायरेक्ट एक ही तरफ रिएक्शन जाती है और कंप्लीट हो जाती है, उसको हमने देखा था इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दूसरी तरह की रिएक्शंस थी जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी जाएगी। इन सब चीजों की हमने स्टडी करी भी थी, कुछ रिएक्शंस की जिनमें इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था। फिर हमने आगे देखा था स्पीड के बेस पे केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। उसमें हमने देखी थी एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, जैसे कि एसिड बेस्ड रिएक्शंस। अगर आप कोई ब्यूरेट से आपने देखा भी होगा, जब 12th में हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आगे हम ब्यूरेट में अगर एसिड लेते हैं और नीचे बेस लेते हैं और उसके साथ में एक फिनोल्फिलीन इंडिकेटर ऐड करते हैं, तो जैसे ही हम एक ड्रॉप भी एसिड की ज्यादा डालते हैं तो उसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। उसके अंदर हमने पहले ही स्टडी करी थी। दूसरी रिएक्शन में स्टडी करी थी वेरी स्लो, मतलब एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जिनमें कि हम देख सकते हैं कि आयरन के ऊपर रस्टिंग, वो भी बहुत 1000 साल लग जाते हैं उसके ऊपर होने के लिए। और उसका एक बेनिफिट भी हमने देखा था कि आयरन के ऊपर रस्टिंग बहुत टाइम बाद होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इस वजह से हम उसको कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं। थर्ड टाइप की रिएक्शन थी स्लो रिएक्शंस, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर। अगर हम शुगर को, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करें
और उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो ये एक टाइप की स्लो रिएक्शन है। इसकी स्टडी और इस तरह का क्लासिफिकेशन हमने केमिकल रिएक्शंस का कल ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और डायरेक्शन पढ़ा था। उसके बाद में आपने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स को हमने एक टर्म में इस तरह से डिफाइन किया था, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम टाइम की रिस्पेक्ट में केमिकल रिएक्शंस की स्टडी अगर करते हैं तो किस ब्रांच में करते हैं, वो करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। यहां तक हमने ये चीज पढ़ी। अब हम इसके बाद में दूसरा जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जाते हैं, जिसके अंदर हमने यहां तक जो चीज पढ़ी वो थी केमिकल काइनेटिक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने की, इस चीज की। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या और उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, किस किस तरह से ये आगे प्रोसीड करेगा, तो हम उस पे आते हैं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो हमने सबसे पहले कल देखा था रेट क्या होता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। वही उसी की डेफिनेशन को ही रिवाइज करो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइड बाय टाइम, इस तरह से हमने बोला था। और प्रॉपर्टीज को हम केमिकल रिएक्शंस में कई कई तरह से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जनरली हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज को हम जनरली कंसंट्रेशन की टर्म में लेते हैं, बोलो। दूसरा हम लेते हैं प्रेशर की टर्म। तो अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म में किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को लेते हैं तो हम रेट को किस तरह से लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, इसी को यहां पे लिखेंगे चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम, इस तरह की स्टडी करेंगे। इसको हम चेंज को लिख सकते हैं डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। और अगर हम इसी केमिकल प्रॉपर्टी को प्रेशर के टर्म पे लें, अगर प्रेशर के टर्म पे लेंगे तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसमें हम अलग अलग किसी भी प्रॉपर्टी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले हमने ये चीज देख ली थी। उसके बाद में हम जाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसकी यूनिट क्या क्या होती है, यूनिट्स क्या क्या होती है। तो हम रेट के अंदर जाएंगे तो इसकी यूनिट कंसंट्रेशन की टर्म में देखेंगे तो सबसे पहले कंसंट्रेशन किसी भी तरह से लिख सकते हैं, हम मोलैरिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, होमोलैरिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि मोलर मोलैरिटी के फॉर्म में देखेंगे तो डिवाइड बाय सेकंड। तो मोलैरिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर और आगे हम क्लासिफाई करेंगे तो उसको वो तोड़ सकते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकंड, और फिर लाइन में लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकंड। और यही चीज अगर हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में देखेंगे तो हमने ये चीज देखी, यही चीज अगर हम प्रेशर के फॉर्म में देखेंगे तो उसको लिखेंगे डेल्टा पी डिवाइड बाय टी, इसको लिख सकते हैं एटीएम पर सेकंड, इसकी यूनिट सेकंड, इसको एटीएम। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट है। अगर आपका यहां तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपको कोई भी जो डाउट्स होंगे वो हम यहां से सॉर्ट आउट करके आपके पास प्रोवाइड करा सकें। यहां तक हमने देखा कि रेट क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या क्या होती है। उसके बाद में हम जाते हैं कि एवरेज रेट क्या क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, जो हमने थोड़ा कल भी स्टडी करा था। उसके बाद में हम रेट को जैसे स्पीड होती है, स्पीड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब हमने कल एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं दिल्ली से मुंबई जाता हूं और वहां पे आते आते देखो, अगर मैं वहां से ट्रेन के थ्रू चलूंगा तो ट्रेन की स्पीड हमेशा एक ही यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं चलेगी, या तो स्पीड बढ़ भी सकती है
कम भी हो सकती है, सिग्नल्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह कोई भी स्पीड होगी तो वो कुछ भी हो सकता है, फिर इंक्रीज भी हो सकता है। तो इस तरह की जो स्पीड होगी, अगर हम उसका टोटल एवरेज ले लें तो उसको बोलेंगे हम एवरेज स्पीड। और अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम टर्म पर देखें, अगर हमें यहाँ 10 घंटे लगते हैं और हम बोले कि 7 मिनट में बताओ कितनी स्पीड होगी, तो हम उसको डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से देख सकते हैं। तो जैसे स्पीड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी रेट को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला देखो बेटा जी क्या होगा, एवरेज स्पीड। दूसरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके अंदर हमने देखा भी था कल ये चीज कि अगर हमारे पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जनरली लेफ्ट साइड पर अगर हम केवल इसकी बात करें, अगर केवल इसकी बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो देखो कैसे होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। अगर T = T1 मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C1 है और साथ ही साथ अगर T = T2 टाइम पे किसी और दूसरे टाइम पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C2 है तो सबसे पहले ये कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी बात एक और भी आती है, ये भी चीज ध्यान रखनी होती है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ये रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में फॉर्म कब होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो जा रहा है, डिक्रीज होगी इसकी कंसंट्रेशन। और इसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एवरेज स्पीड किस तरह से देखेंगे, एवरेज स्पीड देखने के लिए सबसे आसान वाली वही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ, देखो यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ, दूसरे टाइम पे अगर T = T2 है, उस टाइम पे अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन केवल C2 रह गई है और उससे पहले इसकी कंसंट्रेशन C1 थी, तो उसमें कितना चेंज आया, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, इसको हम स्टडी करते हैं। किस तरह से स्टडी करते हैं, देखो यहां पे देखो, C2 - C1 डिवाइड बाय T2 - T1, इस तरह से हम इसको बोलेंगे एवरेज। लेकिन अगर यही चीज हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर या फिर रेट के अंदर देखनी हो, स्पीड केमिकल रिएक्शन में इसी को रेट बोलते हैं, इसके अंदर अगर हम इंस्टेंटेनियस के अंदर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक मोमेंट के लिए ही इंस्टेंटेनियस को यूज किया जाता है। उससे पहले हम एवरेज को देखते हैं कि एवरेज स्पीड ओवरऑल स्पीड होती है, इसमें देखते हैं एट स्पेसिफिक मोमेंट पे क्या होगा। इसमें अगर देखें तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो होगी T = किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे जो रेट ऑफ या फिर इंस्टेंटेनियस जो रेट है वो = होगा DC, मतलब जितना छोटा से छोटा चेंज है बहुत हल्के अमाउंट पे, और डिवाइड बाय dt, और ये ही इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम इसकी स्टडी करते हैं। रेट को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उनको किस तरह से आगे फॉर्मुलेट करते हैं। यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके बाद में हम इसको और क्लासिफाई और क्लैरिफाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन देखो, कोई भी एक रिएक्शन हुई जिसमें कि सुक्रोज से जो हमारे पास शुगर होती है, चीनी होती है, उसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और उससे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है,
इसके अंदर रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट है, इन दोनों से रिएक्ट करके बनता है। अगर गिवन हो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो A-3BT² एज द फंक्शन ऑफ टाइम, और इसकी कंसंट्रेशन की जो यूनिट होगी वो होगी मोलर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसके बाद में इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये है ए पार्ट में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड। दूसरा जो क्वेश्चन है एट 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड। देखो इन दोनों क्वेश्चन से बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे पूछ रहा है वो बिटवीन 3 से 10 सेकेंड के बीच में कितना रेट होगा उसको बताना है। इसमें बताना है एट 3 सेकेंड पे और 10 सेकेंड पे क्या रेट होगा। इतनी चीज समझ आ गई है। अगर हम ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो आगे हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन पे देखें कि बिटवीन है मतलब 3 से 3 टू 10 सेकेंड्स के बीच में देखना है। अगर हमें इस तरह की स्टडी करनी है तो उसमें क्या करेंगे, एवरेज रेट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल रेट के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर वो पूछे स्पेसिफिक करके पूछे कि वो 3 सेकंड पे बताओ कितना रेट होगा, वो 10 सेकंड पे बताओ कितना रेट होगा, इस पे बताओ कितना रेट होगा, तो हम बोलेंगे कि ये है इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो ही हम उसको आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका ए पार्ट को देखिए कि व्हाट इज द रेट बिटवीन 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड, तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं, पहले इक्वेशन लिखो, इससे भी पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख लो जो दी हुई है, इज इक्वल टू A-3BT²। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि C मतलब यहां पे कंसंट्रेशन, अगर हम देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, T1 = 3 सेकेंड, दूसरा हम देखेंगे T2 = 10 सेकेंड। तो इन्हीं पे ही हम सबसे पहले कंसंट्रेशन की वैल्यूज निकालेंगे। मतलब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, जहां पे T = 3 दिया है, जहां पे यहाँ पे T आएगा वहां पे 3 पुट कर देना है और उससे हमारे C1 निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको कर लेंगे तो A-3B3² = A-9 3 जा। ओके, उसके बाद में C2 की वैल्यू निकालेंगे हम। C2 = क्या होगा, C2 = यहाँ पे 10 रखो तो A-3B 10² मतलब 100 3 जा 300 A-300B। इतना हो गया। इतने होने के बाद में सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर इसने पूछा बिटवीन 3 एंड 10 सेकेंड के बीच में बताओ कितना रेट होगा। तो हम समझ गए थे यहाँ पे कि ये एवरेज रेट की बात कर रहा है, तो इसमें एवरेज रेट वाला फॉर्मूला देंगे। सबसे पहले लिखो कि सबसे पहले अगर ए वाले को सोल्व करना है तो एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद इन द टाइम इंटरवल। तो इसको भी लिख सकते हैं C2 - C1 डिवाइड बाय T2 - T1। C2 की वैल्यू जो भी है ये इमेजिनरी वैल्यूज है तो इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं A-27B। ये C2 की वैल्यू 300, C2 की वैल्यू यहां से लेंगे 300B, उसमें से माइनस करेंगे हम पहले वाला A-27B और डिवाइड बाय T2 - T1 मतलब 10 - 3, तो 10 - 3 = 7। तो इससे हम अगर इसको आगे ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस में आएगा -273 b डिवाइड बाय 7, इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम एवरेज रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से
अगर हम इसका दूसरे क्वेश्चन पे देखो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, यहां तक हमने सीख लिया, इसके बाद में आते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट की जो बात करें, जब t = 3 हो और t = 10 के बारे में बात करो तो उसमें निकालेंगे हम b पोर्शन, जिसमें बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, dc/dt। इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे d/dt, c की वैल्यू क्या दी गई है, c की वैल्यू है a - 3bt²। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए। इतना जनरली नॉर्मल सबको आता भी है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो 0 - 3b ये कांस्टेंट है बाहर आएगा। अगर हम a की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके बाद में आ जाएगा na, या फिर a की पावर x की करते हैं तो x n x - 1 ये होता है। तो इस तरह से इसमें भी लिख सकते हैं into 2t। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6bt। यहां तक समझ आता है, ये हुआ इंस्टेंटेनियस रेट जो हम इसमें निकाल रहे हैं। अब इसके बाद में आता है कि इंस्टेंटेनियस रेट एट, क्वेश्चन उसने यहां तक नहीं करके छोड़ा है, क्वेश्चन उसने इससे अगला पूछा है, इंस्टेंटेनियस रेट बताना है एट t1 = 3 सेकंड के ऊपर। तो उसको क्या होगा, जहां पे t की वैल्यू है वहीं पे 6b, t की जगह पर रखेंगे 3, तो कितना होगा -18b। इसके बाद में अगर इसी को ही t2 पे देखना हो, एट t2 = 10 सेकंड, तो इस पे क्या होगा -6b, जहां t की वैल्यू है वहां पर रखेंगे हम 10, तो आ जाएगा -60b। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देख के ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर हम क्लासिफाई करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसका हमने सॉल्यूशन देखा एक एग्जांपल के थ्रू। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो आज के जो हम लेक्चर में पहला जो लेक्चर था वो केवल इंट्रोडक्शन के बारे में था। आज हमने सबसे पहला एक टॉपिक स्टार्ट किया जो था रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके अंदर देखा हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, दूसरी चीज उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, केवल कंसंट्रेशन ही यूनिट होती है क्या, प्रेशर भी यूनिट हो सकती है या कुछ और भी यूनिट हो सकती है, उन यूनिट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर हमने आगे देखा कि रेट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल लिया, उसके बाद हमने ये किया क्या ये यहां तक सही है, नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन साइंस के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके साथ में उसकी यूनिट का होना बहुत ज्यादा मस्ट है।